कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या है, एडवेक्शन क्या है, ये सब देखेंगे। और फिर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर देखेंगे, जल का उष्मीय प्रसार। हीट ट्रांसफर यानी उष्मा संचरण, याद रखिएगा उष्मा संचरण के तरीके, वो सबसे पहला होता है कंडक्शन। कंडक्शन यानी जिसे हम लोग बोलते हैं चालन। चालन याद रखिएगा सबसे पहला कि जैसे हमारे पास मीडियम एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस और एक होता है वैक्यूम, यही होता है ना चाहिए। तो याद रखना सॉलिड में हीट ट्रांसफर कैसे होगा, तो कंडक्शन से होगा। किसके द्वारा होगा, कंडक्शन से। लिक्विड और गैस में कैसे होगा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी जिसे हम लोग बोलते हैं संवहन। और इस लिक्विड और गैस को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, तरल। क्या बोलते हैं, तरल यानी फ्लूइड। और इसको तरल काहे कहते हैं, काहे कि इसमें बहने का गुण होता है, ये बहता है, फ्लो करता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तरल कहते हैं। और कोई भी द्रव है उसका जो फ्लो करने का रेट है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी लिक्विड मेजर्ड बाय व्हिच डिवाइस, वेंचुरीमीटर। किस सिद्धांत पर काम करेगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। यूनिट क्या है उसका, क्यूसेक। एक क्यूसेक में कितना लीटर, 3 मतलब लीटर इतना होता है पर सेकंड, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं कंडक्शन में। देखो क्या होता है, समझ लो पहले। ये जो कंडक्शन है, मान लीजिए वही आपको बताया था मैंने, अभी लिखने के लिए देंगे समय, समझ लीजिए। अरे लिखने के लिए टाइम देंगे, अभी पहले समझो ना, है ना। हाँ हवा आ रहा है चलो समझो, चलो देखो, हाँ, समझ। अब यहां पर देखो, एक एक बॉल है, गेंद है, इसको हमें पहुंचाना है कहां से, यहां से यहां तक पहुंचाना है ना। गांव में देखो कभी टेलर सबसे ईटा उतारते समय क्या करता है, टेलर वहां है, लाइन में आदमी लग गया है ना, ईटा देते जाता है, पहुंच जाता है। यहां पर भी उसी तरह मान लो ये गेंद है, इसको यहां से यहां पहुंचाना है, ये आदमी सब लाइन में लग गया, ये गेंद को पास करेगा इसको, ये करेगा इसको, ये करेगा इसको, गेंद यहां पहुंच गया। ये सब अपने जगह पे स्थिर है, ये सब नहीं हिल रहा है गेंद, लेकिन जो आपका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। कंडक्शन भी यही है। कंडक्शन में जैसे मान लीजिए ये लोहा है, इसमें अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कैंडल जला दिए, है ना, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कैंडल जला दिए। अब कैंडल से इसको आप गर्म कर रहे हैं, तो इसका लोहा का जो मॉलिक्यूल है ना, वो तो एकदम पूरा जो इसका मॉलिक्यूल एकदम टाइटली पैक है, काहे कि तो सॉलिड है, ये तो इधर तो हो ही नहीं पाएगा, काहे कि इसमें अंतराल की स्पेस नहीं है। ये क्या करेगा, इसका मॉलिक्यूल सब क्या करे, भाई लो हम तुमको क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो धीरे 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 क्या करो, वहां जो सबसे लास्ट में अपना वाइबा इसको पहुंचाओ, है ना। तो धीरे धीरे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन यहाँ पर हीट ट्रांसफर जो आपका क्या होगा, हो जाएगा। यानी कि इसमें जो आपका कंडक्शन है, इसमें हीट ट्रांसफर, याद रखिएगा इसमें हीट ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीट ट्रांसफर अणुओं की, माध्यम के अणुओं की गति के बिना होता है, माध्यम के अणुओं की गति के बिना होता है। याद रखेंगे। इसके बाद ठोस में हीट ट्रांसफर यानी सॉलिड में हीट ट्रांसफर इसी मेथड से होता है। इसके बाद याद रखेंगे कि यह हीट ट्रांसफर का सबसे स्लो मेथड है ना, सबसे धीमा तरीका है। यानी अगर आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोएस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, उष्मा संचरण का सबसे धीमा तरीका कौन सा है, याद रखिएगा कंडक्शन यानी चालन। ठीक है, लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। चला आगे, लिख लिया सभी ने, कोई ना, लिखो लिखो। हो गया, चलो। अब इसके बाद याद रखना कंडक्शन में यानी चालन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा उष्मा संचरण के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए वस्तु का संपर्क में होना आवश्यक है। इसमें संपर्क में होना आवश्यक है, यानी ये कांटेक्ट में जब होगा तभी आपका कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद याद रखिएगा कि सामान्यतः जो उष्मा का संचरण है वो किधर से किधर होता है। सामान्यतः उष्मा का संचरण यानी हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, हाई टेंपरेचर से किधर होगा, लो टेंपरेचर की तरफ होता है। हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर यानी कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। अब देखिए यही पर हम लोग बात करेंगे, जैसे कंडक्शन है, अब जिसमें हीट का जो कंडक्ट करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट, यानी उष्मा के सुचालक। तो देखते हैं, उष्मा के सुचालक, कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, धातु। उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक के पहले तो ये लिख लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनसे हीट का ट्रांसफर होता है, जिनसे क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे सुचालक। एग्जांपल में लिख लीजिएगा मेटल्स। मेटल्स यानी जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन याद रखिएगा सबसे जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है जी, है चांदी। कौन है, चांदी, एजी।
एटॉमिक नंबर कितना? 47। उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, हाँ दोनों का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी, है ना। क्रम याद रखिएगा, क्रम अगर आपसे पूछे तो क्रम याद रखना, सबसे ज्यादा कौन है? चांदी, इसके बाद तांबा, इसके बाद सोना, फिर आपका एल्यूमिनियम। ये क्रम बस आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और यहीं पर लिख लेना एक, मेटल में यानी धातुओं में हीट का, उष्मा का सबसे खराब चालक, अच्छा लकड़ी धातु हो गया जी, है सीसा, प्लम्बम, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे जवाब तो जैसे हो दिया प्लम्बम, है ना, प्लम्बम मतलब पीबी, पीबी मतलब लेड, लेड मतलब सीसा। एटॉमिक नंबर 82। इसका अयस्क कौन कौन? गलेना, दूसरा सेरुसाइट, कौन सा? सेरुसाइट। लिथार्ज को क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं लिथार्ज? लेड ऑक्साइड को, है ना, ये सब याद रखना है। लेड टेट्राऑक्साइड को रेड लेड, लाल शीशा। चलिए लिखिए इसको, फिर चलते हैं इसके आगे। कर लो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चला आगे। चलिए मूव करें, नहीं लिखे हो? चलो नेक्स्ट है इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी उष्मा के कुचालक। उष्मा के कुचालक का मतलब क्या? जो अपने आप से हीट का ट्रांसफर नहीं होने देता है, जो अपने आप से उष्मा का संचरण नहीं होने देता है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर ऑफ हीट। इंसुलेटर ऑफ हीट का एग्जांपल है एबोनाइट। एबोनाइट कैसा होता है? ये कांच के जैसा होता है एबोनाइट। इसके बाद याद रखना एस्बेस्टस। एस्बेस्टस सुना है जी, जिसका छत वगैरह बनता है, इसीलिए बनाते हैं ना, कि इंसुलेटर है ये एस्बेस्टस। इसके बाद होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा के खराब चालक। इसका मतलब है जो अपने आप से बहुत कम मात्रा में, वेरी लो क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में हीट का ट्रांसफर होने देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग खराब चालक कहेंगे। एग्जांपल पानी। इसके बाद याद रखिएगा कांच, हवा, प्लास्टिक, है ना, रबर, ठीक है। और ये बताओ प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? अरे प्लास्टिक का आविष्कार कौन किया? अलेक्जेंडर पार्क्स ने। किसने किया? अलेक्जेंडर पार्क्स ने। सबसे पहला मानव निर्मित प्लास्टिक कौन सा है? बैकेलाइट। किसने बनाया? लियो बैकेलैंड, है ना। बैकेलाइट किससे बनता है? फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, है ना। आगे बात समझ में। आर्टिफिशियल रबर किसका पॉलीमर है? आर्टिफिशियल रबर, कृत्रिम रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। नियोप्रीन का। किसका है? नियोप्रीन का। चलो ठीक है, लिखिए इसको, फिर चलते हैं इसके आगे। यानी कि हवा और पानी भी क्या है? पुअर कंडक्टर है किसका? हीट का। इसलिए जो अभी अब ज्यादा जैसे बढ़ गया, है ना, बहुत बढ़ गया है। हाँ ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या होता है ना, कई बार जिनके पास मान लीजिए प्रॉपर ब्लैंकेट नहीं है, वो क्या करते हैं, जैसे अपने आप को ना ब्लैंकेट में नहीं तो पतले पतले क्या करेंगे, का पेपर में लपेट लेंगे, 3-4 लेयर लगा देंगे पेपर का ऐसे, है ना, या फिर 3-4 पतले पतले कपड़े से क्या करेंगे, लेयर बना करके अपने आप को ढकेंगे। अब इस बीच में जो एयर होता है ना, ये क्या करता है आपका इंसुलेटर की तरह, मतलब एक तरह से पुअर कंडक्टर है। ये बाहर की हीट को, बाहर मतलब बाहर का जो ठंडा इसको अंदर जाने से रोकता है, अंदर का जो है उसको बाहर आने से रोकता है ना। इग्लू में भी यही चीज होता है ना। ठीक है, हाँ चलिए इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड मेथड जो है वो है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के पहले आप रेडिएशन लिख लो रेडिएशन यानी विकिरण। इसमें हीट का ट्रांसफर बिना माध्यम के, यानी कि अगर माध्यम नहीं है तो भी होगा, है ना, या माध्यम में माध्यम को गर्म किए बिना होता है। मतलब से इसका बात समझते हैं, गर्म किए बिना होता है। जैसे देखो यहां पर मान लो अभी अलाव जलेगा हर जगह, है ना, अभी निकलोगे रात में हर जगह घूर जलेगा, है ना। अच्छा जल रहा है, ये मान लीजिए लकड़ी है ना, इसमें आग लगा दी है ना। अब यहाँ पे आग जल रहा है इसमें ऐसे, यहाँ चारों तरफ आदमी खड़ा है, तो यहाँ से जो मान लीजिए हीट ट्रांसफर इस व्यक्ति तक हो रहा है, जो ऐसे हाथ दोनों आगे करके ऐसे खड़ा है ऐसे, है ना। अब यहाँ पर देखो, अरे भाई चित्र में इमेजिन कर लो थोड़ा सा, है ना, कि या फिर अभी क्लास के बाद खड़ा हो लेना थोड़ा देर ऐसे, है ना। यहाँ पर देखो इससे जो यहाँ तक हीट ट्रांसफर होगा ना, ये कैसे होगा? कि ये रेडिएशन से होगा, यानी कि ये इस मीडियम को गर्म नहीं करेगा। यहाँ से ये हीट ट्रांसफर जो इस आदमी तक जो होगा, इस मीडियम को गर्म किए बिना होगा। तो जब भी याद रखिएगा, एक तो हीट का ट्रांसफर जो होता है, अगर मीडियम को गर्म कर रहा है तो वहां पर वो क्या होगा, वो रेडिएशन नहीं होगा। मीडियम अगर गर्म हो रहा है तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर कन्वेक्शन होगा, वहां पर क्या होगा, आपका एडवेक्शन होगा। तो यहाँ पर जब भी हीट ट्रांसफर होता है ना, या तो अगर कोई मीडियम नहीं भी है, कोई माध्यम नहीं भी है तो भी हो सकता है, और अगर कोई मीडियम है तो उसमें उस मीडियम को गर्म किए बिना होता है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये हीट ट्रांसफर का, अभी तीनों का एग्जांपल एक साथ बता दिखाएंगे आपको, ये हीट ट्रांसफर का सबसे फास्टेस्ट मेथड है। और कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया आपसे कि हीट ट्रांसफर का सबसे तेज तरीका कौन सा है?
रेडिएशन यानी विकिरण। और याद रखेंगे कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है? पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है, विकिरण के द्वारा पहुंचती है। और सूर्य में उष्मा है क्यों? सूर्य में ऊर्जा का कारण कौन सा अभिक्रिया है? नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन। तो फटाफट से इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। इसमें और भी एग्जांपल लिखना है तो भूल वाला एग्जांपल लिख लो। चल पढ़ेंगे पढ़ेंगे, समय आने कोई बात नहीं है ना, ठीक है ठीक है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, आगे चलें। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट है कि भट्ठी के सामने अगर आपसे पूछे, जैसे ये अलाव है, इसमें एग्जांपल लिखना है तो लिख लो ये वाला। भट्ठी के सामने या अलाव के सामने जो भी लिखना है, खड़े होने पर विकिरण के कारण गर्मी लगती है। जैसे रूम हीटर वगैरह चलाते हैं, हीटर के सामने भी जो आप खड़े होते हैं तो जो गर्मी लगता है वो कैसे? तो विकिरण के कारण ही, है ना। और हीटर का कॉइल किससे बना होता है? नाइक्रोम से। बहुत बढ़िया, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अच्छा लो कर लो कर लो, लोग एकदम तबाही मचा देता है जी तुम लोग, हैं क्या हुआ? नोएडा में तो ऑफलाइन नहीं होता ना, वहाँ तो ऑनलाइन होता है सिर्फ। हाँ हाँ, ये तो है कि देखिए ऑफलाइन में इंटरेक्शन होता है तो थोड़ा सा, बाकी ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में भी जब पढ़ते हैं तो मैं तो बच्चों से कनेक्ट रहता हूँ काफी, ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में भी बच्चों को ऑफलाइन वाला ही फील आता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड। हालांकि कंपैरेटिवली जो है मतलब ऑफलाइन जो है ज्यादा अच्छा है ऑनलाइन से, वो तो। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट थर्ड वन इज कन्वेक्शन, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं संवहन। देखो कई किताबों में ना आपको यही तीन दिखेगा। एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं एडवेक्शन, एडवेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं अधिवहन कहते हैं इसे, अधिवहन अभी बता रहे हैं। इस दोनों से ही क्या होता है ना, याद रखिएगा, फ्लूइड में, फ्लूइड यानी लिक्विड एंड गैस, यानी तरल यानी द्रव एवं गैस में हीट ट्रांसफर इसी माध्यम से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, समझो, इसी माध्यम से होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहां पर आदमी खड़ा नहीं है। यहां पर जैसे मान लो कि काहे कमर टेढ़ा किया हुआ है इसका गर्दन ठंडा का असर है। चलो देखो, अब यहाँ पे बॉल अगर भेजना है ना यहाँ से यहाँ तक, अभी खुद जाएगा चल के, क्या लो भाई तुम लोग, फिर ये इसको लेकर, मतलब यहाँ पर ना ऐसे नहीं, यहाँ पर ये खुद जाएगा, ये बीच वाला हटा, ये हटा, हाँ, ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा खुद जाकर यहाँ पहुंचा देगा। यानी कि इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा, याद रखिएगा, इसमें हीट ट्रांसफर माध्यम की अणुओं की गति के कारण होता है ना। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी को जब उबालते हैं देखते हैं नीचे का जो पानी है उठ के ऊपर आता है ना, तब जाकर क्या होता है, गर्म होता है। इसी तरह जब हमारी वायुमंडल भी गर्म होती है तो नीचे वाला जो एयर है ना वो गर्म होकर के कहां जाता है, ऊपर जाता है, तब जाकर के ऊपर का वायु गर्म होगा, है ना। तो देखिए आपका जो हीट ट्रांसफर होता है यहाँ पर दो तरीके से होगा। एक तो होता है वर्टिकल हीट ट्रांसफर, ध्यान से समझो, यहीं पर आपको समझ में आएगा एडवेक्शन और कन्वेक्शन में क्या फर्क है। कई किताबों में एडवेक्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कन्वेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेकिन एग्जाम में आपसे एडवेक्शन से भी सवाल पूछ लिया गया है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जब वर्टिकल हीट ट्रांसफर होता है ना, वर्टिकल जब आपका हीट ट्रांसफर चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ऊपर होगा, नीचे की ओर भी हो सकता है। तो वर्टिकल हीट ट्रांसफर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कन्वेक्शन यानी संवहन। और जब आपका हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर होता है, यानी ऐसे बाएं से दाएं हो या फिर इधर से इधर हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे अभिवहन कहते हैं। बस इतना ही अंतर है इस दोनों में, है ना। अभी एग्जांपल, इसका तो एग्जांपल भी दिखाएंगे, उसका भी एग्जांपल दिखाएंगे, चिंता मत करिए, पहले लिखिए फिर चलते हैं एग्जांपल पे। हो गया, चल कोई नहीं हो गया। अरे लिख लो लिख लो लिखो लिखो, कोई नहीं। चला आगे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका एग्जांपल, समझो। कन्वेक्शन के एग्जांपल में याद रखिएगा पानी का गर्म होना, पानी तो गर्म होता है। दूसरा याद रखिएगा वायुमंडल, मतलब हवा का, वायु का गर्म होना, जो एयर जो गर्म होता है। तीसरा याद रखिएगा भूसमीर, भूसमीर और समुद्र समीर जो है ना, इसको हम लोग लैंड ब्रीज और इसे बोलते हैं समुद्र समीर। अभी याद आ रहे हैं तब दिखाएंगे, समुद्र समीर इसे बोलते हैं हम लोग सी ब्रीज। तो ये दोनों जो है ना, याद रखिएगा, कई किताबों तो कन्वेक्शन ही है, लेकिन ये दोनों एक्चुअली में किसका एग्जांपल है, एडवेक्शन का। एडवेक्शन यानी अभिवहन या अधिवहन होगा इसका। 3 नंबर पे लिखा है, 3 नंबर पे भूसमीर, भूसमीर। अब इसका देखते हैं चित्र हम लोग, चित्र हम लोग देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। लिखने के लिए मैं दूंगा समय, रुक जाओ। देखो पहले तो हीट ट्रांसफर के तीनों मैथड्स को एक साथ देख लीजिए। ये वाला ठीक है, अच्छा चलो।
बढ़िया है, सस्पेंस अच्छा है। चलो देखो, यहाँ पर ये जो इससे गर्म होता है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कंडक्शन, कांटेक्ट में होता है ये। यहाँ पर देखिए ये पानी का मॉलिक्यूल जा रहा है ना ऊपर, ये क्या हो रहा है, कन्वेक्शन। और यहाँ से जो मान लीजिए आप खड़े रहते हैं और गर्मी जो लगता है, ये क्या है, रेडिएशन। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की। चलो लेके चलते हैं तुमको बीच पे, है ना। सिलेक्शन लो, इंडिया में जौन सा बीच कहोगे घुमा देंगे। ये मतलब हाँ हाँ सही में, मजाक नहीं, सिलेक्शन लीजिए जिस बीच पे कहिएगा इंडिया में, बाहर बाहर नहीं, है ना। चलो देखो, अब यहाँ हम लोग देखते हैं इस चित्र को, देखिए। अरे कोई बात नहीं, आपके सिलेक्शन से कम ही इंपॉर्टेंट है वो, है ना, आपका सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए कम से कम बीचे घूमने के चक्कर में तो सिलेक्शन ले लोगे, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, समझिए ये दिन का समय है। दिन के समय में क्या होता है ना, एज पर किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का नियम है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि जो अच्छे अवशोषक हैं, अच्छे अवशोषक जो होते हैं वो अच्छे परावर्तक भी होते हैं, है ना जी। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स। अब देखो जमीन दिन में जितना गर्म होगा, रात में उतना जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। इसलिए कभी रेगिस्तान में जाओगे, रेगिस्तान में दिन गर्म रहता है लेकिन रात कितना रहता है, ठंडा रहता है। अब दिन में क्या होता है ना, ये हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर मौसम गर्म होगा, तो यहाँ का जो हवा है, एयर का जो अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन एयर में कैसे होता है, तो यहाँ पर हवा गर्म होकर क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और इधर जो आपका क्या है, इधर हवा जो है ये आपका ठंडा है। और आपको अभी बताया है कि यहाँ पर जैसे एयर है ना, यहाँ पर खाली स्थान जैसे होगा, तो इधर का जो एयर है वो ठंडा हवा जो है किधर जाएगा, इस खाली स्थान को फिल करने के लिए इधर आएगा, है ना। यानी कि ये क्या होगा, दिन में जो आपका ये घटना होता है, सी ब्रीज वाली घटना कब होती है, दिन में। यहाँ पर क्या होती है, ठंडी समुद्री हवा किधर जाती है, ठंडी समुद्री हवा स्थल की, समुद्र से स्थल की ओर लिख लीजिए। हाँ, और इसका यूज कहां पर होता है ना, समुद्र से स्थल की ओर होता है। और देखिए इसका ना बड़ा यूज होता है कहां पर, जब समुद्र में कोई जहाज सब चलता है ना, तो वहां पर इसका बड़ा यूज होता है। कहेंगे सर क्या यूज होता है समुद्र में, तो देखिए कभी आप देखें जहाज में ना, जैसे ये जहाज है बड़ा सा, इसमें इस तरह से देखें डाकू सब वाला जो जहाज आता है, इसे बड़का सही लगा रहता है, उसमें देखें इसको कभी बंद कर लेता है, कभी खोल देता है। एक्चुअली मान लीजिए कि कोई दिन में मान लीजिए कि सी से आ रहा है, सी से समुद्र से किसकी तरफ आ रहा है, स्थल की ओर आ रहा है। अभी क्या करेगा, ये जो बड़का सा ऐसा उठा देगा, उठा देगा तो जो हवा है ना उसको धक्का मार के क्या करेगा, जमीन की तरफ ले आएगा, है ना। ये हवा जो है यहाँ पर फ्रिक्शन लाएगा इसके ऊपर, और फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये जो है ये मतलब आपका जमीन की तरफ आता रहेगा, है ना। यानी कि ये मशीन बंद कर देगा और अपने आप ये क्या होगा, चलेगा। तो ये रात में क्या होगा, रात में देखो ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपका रात में अब यहाँ वाला जो हवा है ये ठंडा है, ये नीचे है। अब पानी आपको पता है जितना धीरे धीरे गर्म होगा उतना धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी कि यहाँ की हवा गर्म है और यहाँ की हवा गर्म है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर जगह खाली हो गया, यहाँ पर एयर का प्रेशर कम, तो एयर जो है आपका यहाँ से किधर जाएगा, इसकी तरफ। यानी कि इसमें क्या होगा, ये घटना रात में होती है और इसमें स्थल से ठंडी हवा किधर जाएगी, समुद्र की ओर जाएगी। और मान लो कोई जहाज है, उसको रात में जाना है स्थल से समुद्र की ओर, ऊपर तक का अपना उठा लेगा ना, वो जो बड़का सा है। बात समझ में आया। चलिए, तो ये इसका यूज होता है एक्चुअली में, सी नेविगेशन में इसका यूज करते हैं। तो लिख लो इसको। तो हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर। वायु का ऊष्मीय प्रसार देखेंगे, फिर जल का ऊष्मीय प्रसार देखेंगे। इसको देखिए, ये मतलब अधिवहन का एक्चुअली में एग्जांपल है ना, लेकिन कई किताबों में ना अधिवहन है ही नहीं, है ना। अधिवहन जो होता है ना, संवहन का एक तरह से, जब आपका संवहन में क्या होता है ना, वर्टिकल आपका मतलब लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं संवहन। और जब उसमें हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर है ना, तो उसी को हम लोग एडवेक्शन कह देते हैं। ठीक है, कई किताबों में आपका संवहन में ही दिया हुआ है, कई बार एग्जाम में भी पूछ देता है संवहन का ही, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछते तो वहां पर एडवेक्शन तो एडवेक्शन लगाना है। फिर आगे बात समझ में, ठीक है। नहीं समझ रहे क्या बोल रहे, लिक्विड में एडवेक्शन, कोई भी फ्लूइड है उसमें वर्टिकल देखिए, हॉरिजॉन्टल अगर आपका होगा ना तो एडवेक्शन होगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई मसले से लिक्विड में देखिए हॉरिजॉन्टल अगर कहीं पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टली अगर कहीं पर हीट ट्रांसफर होगा लिक्विड में, तो वहां पर हो सकता है ना, हॉरिजॉन्टल में होगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं एक गर्म पानी है, इधर गर्म पानी है और इधर मान लीजिए कोई ठंडा पानी, इसको अगर आप मिला रहे हैं ऐसे, है ना, तो यहाँ पर इस तरह से हो सकता है ना, इस तरीके से होगा। हवा रहा है तो यहाँ कोई है ही नहीं है, गिरा दो, है लटक जाओ पकड़ के, देखो, अरे हाँ चल ठीक हो गया, चला आगे, ठीक है आगे मूव करें। अच्छा इधर का भी करें अब उपाय। ऐसा करना तुम लोग कल से कंबल ओढ़ के आना क्लास में। चलो अगला हम लोग बात करते हैं। अच्छा नहीं लिखे, चलो लिख लो हो गया। चला, ये हैंडलबार किसका बना हुआ है जी, ये वाला बैकेलाइट, बहुत बढ़िया। चलो नाव और जहाज को बनाने में कौन सा धातु यूज करते हैं, टाइटेनियम, टाइटेनिक से याद रखना टाइटेनियम, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद वायु का ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर। याद रखिएगा वायु को गर्म करने पर, अगर मान लीजिए एयर है उसको गर्म करिएगा, वायु को गर्म करने पर पिघल जाएगा। अरे वाह। उसके अणुओं के पिघल जाएंगे, अच्छा बिखर जाएगी, हम पिघल जाएगी सोच रहे हैं, बता समझो। वायु को गर्म करने पर उसके अणुओं के बीच अंतराणविक स्थान क्या होता है, बढ़ता है।
स्थान बढ़ेगा, जिससे इसका आयतन क्या होगा, जिससे इसका आयतन बढ़ेगा, है ना जी, आयतन बढ़ता है। अब आयतन बढ़ेगा तो आप लोगों को ये पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर इसका बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगा, तो वायु का घनत्व कम होता है, वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। घनत्व कम होता है इसका मतलब क्या, वायु हल्की हो जाती है, क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और इस वजह से वायु जो नीचे की हवा किधर जाती है, नीचे की हवा ऊपर की ओर चली जाती है। दिस इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर। और वायु की गति को किससे मेजर करेंगे, बैरोमीटर से, बहुत बढ़िया एकदम, एनेमोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, एनेमोमीटर से। चलो लिखो इसको, फिर चलते हैं इसके आगे। डेंसिटी को किससे मेजर करेंगे, डेंसिटी पिकोनोमीटर से। किससे करेंगे, पिकोनोमीटर, ठीक है। चलो लिखो इसको, फिर चलते हैं, बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेंगे केमिस्ट्री में, थोड़ा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर देख लेते हैं, फिर केमिस्ट्री में चलेंगे। चला आगे। अब अगला है जल का उष्मीय प्रसार। जल का, कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना, फिर हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखेंगे। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, पानी का आयतन घटता है तथा घनत्व क्या होता है इसका, बढ़ता है। यानी कि इस बीच में 0 से लेकर के अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक जाइएगा, पानी का आयतन क्या होगा, घटेगा, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। एंड अबव 4 डिग्री सेल्सियस, अबव 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व घटता है तथा आयतन बढ़ता है ना जी। अभी चित्र बना देंगे, एक ही चित्र बना देंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहां पर है 0 डिग्री सेल्सियस, यह है 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर एक डिब्बा और बना लो, 10 डिग्री सेल्सियस का बना लो, 20 डिग्री का बना लो, जितना मन करे अपनी इच्छा अनुसार। यहां पर देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी क्या होगा, यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा। इसका अपोजिट चलिए, इस तरह क्या होगा, वॉल्यूम डेंसिटी, यहां से इधर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घटता है। आपसे पूछ देगा कि पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होती है, पानी जब बर्फ में बदलती है तो क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगा, है ना। ये पूरा आपको पता होना चाहिए, अभी खैर वो पॉइंट में लिखा दूंगा आपको। अरे भाई यहाँ पर ना पानी का जो सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री पर, यानी कि 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस मान लो, है ना। इसलिए जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से आप लेकर इधर जाओगे ना, अब यहाँ पर डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा किस पर है, इस पर है। आप लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना जी। तो डेंसिटी मान लो यहाँ से इधर जा रहे तो डेंसिटी अगर बढ़ेगा, वॉल्यूम नहीं घटेगा, और इसका उल्टा जाने पर बताओ, यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है ना, इधर जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। आया समझ में। चलो हम लोग बात करते हैं, इसके बाद कुछ पॉइंट लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से खूब सवाल बनता है। नहीं समझे कोई बात नहीं है, फिर से समझा देते हैं। ये लोग को ना ऐसे फोटो से समझ में आएगा, अभी देखो फोटो दिखा देंगे कहां से आ गया समझ में। चलो कोई नहीं, समझो। इसमें जो हम चाह रहे हैं वो वाला चित्र देखने मिले तब तो, इसमें वो नहीं आ रहा है जो ढूंढना चाह रहे हैं हम। अरे जो आपके काम का होगा भाई दिखाएंगे ना जी। अरे रुक जाओ, कोई बात नहीं, देखते हैं, मिल जाता है तो ठीक है। जैसे ये देख लो, इसी समझ में आ जाएगा, तुम नहीं समझ पाएगा। चलो छोड़ो, रहने दो, चलो कोई नहीं, समझो, मैं खुद से ही समझाता हूँ। केमिस्ट्री कर रहे हैं बाबू, थोड़ा सा रुको ना। ये मान लो बर्फ है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर ना यहाँ पर याद रखना घनत्व मैक्सिमम होता है, समझो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, 10 डिग्री क्या है, सेल्सियस है। अब घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है, यहाँ पर। अब जैसे आप इधर से इधर जाओगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आप लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी बढ़ेगा यानी कि उसका मॉलिक्यूल ज्यादा करीब करीब है, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ये वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। लेकिन 4 डिग्री से ऊपर क्या होता है ना, कि इसमें क्या होता है, अब इसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, स्पेस बढ़ेगा, यानी कि इसका जो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इधर से इधर जाओगे तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी यहां से आप इधर लेकर के जाएंगे और इधर से इधर जाने पर यही होगा ना जी, ठीक है। अब आ गया समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं, नोट में 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, पानी का सबसे ज्यादा घनत्व, पानी का सबसे ज्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस, या एग्जैक्ट अगर आपसे पूछते 3.98 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन, कई बार केल्विन दे देता है ऑप्शन में, और ऑप्शन दे देगा ऐसे, पहला ऑप्शन दे देगा 4 केल्विन, सबसे लास्ट में देगा 277 केल्विन। वो रहा सब क्या करता है, यही वाला लगा देगा, है ना। वो रहा मतलब जो कि एकदम रहेगा पूरा एकदम उसमें, देखो मैंने करेगा क्या है, ए मार के निकल जाएगा, कहेगा 4, उसे 4 दिखता है बस, ये नहीं देखेगा। अच्छा तुम नहीं बोला मतलब इसका, है ना। दूसरा याद रखिएगा, सेकंड है,
होता है दूसरा, रेफ्रिजरेटर में किसी पदार्थ को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी जमने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग कभी बढ़ जाता है, हाँ, जैसे इसलिए कभी ना कोई पानी का बोतल लीजिएगा, उसमें एकदम नेक टू नेक पानी डाल करके फ्रीजर में डाल दीजिएगा, सुबह देखिएगा वो मतलब फट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसी कारण से ऐसा होता है, क्योंकि जमने पर पानी जब जमता है ना तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये वाला एग्जांपल तीनों जो है आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बाकी अब इसके आगे का कहानी हम लोग देखते हैं कल। अब हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। हाँ ये तो है, ब्रेक भी चाहिए जी, ये सब देखो मसला एकदम तान के निकल भी गया है। चलो, अरे ब्रेक क्या लोगे भाई।